एक बार फिर से हम अपना केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर के आए हैं। और आपने देखा बेटा लास्ट टॉपिक्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन में हमने देखा कि किस प्रकार से डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर्स होती है, यानी ताप पर निर्भरता देखी थी हमने अभिक्रिया की कोटि के। और उसमें हमने देखा था कि जब भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो रेट जो होता है अभिकारक का, जो वेग होता है उस अभिक्रिया का, वो जस्ट उसका डबल हो जाता है। साथ ही साथ बेटा आपने देखा कि हमने कॉलिजन थ्योरी पढ़ी, और कॉलिजन थ्योरी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कॉलिजन्स जो होंगे, इफेक्टिव कॉलिजन्स जब भी होगा तो अभिकारक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने देखा उस कॉलिजन के अकॉर्डिंग हमने एक एनर्जी बैरियर पढ़ा और ओरिएंटेशन पढ़ा। आज हमारे पास एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। और बेटा ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका एग्जाम के रूप में अक्सर बोर्ड में ये पूछा जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। अब देखिए बेटा हम थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी की ओर चलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी अभिकारक अपनी जो रिएक्टेंट, जब अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो हमने कहा था कि किसी भी रिएक्टेंट को अपने क्या नाम कहते हैं प्रोडक्ट में बदलने के लिए उसके पास एक न्यूनतम एनर्जी होनी चाहिए, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो कोई भी अभिकारक जब अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम ऊर्जा लेकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो ऊर्जा है जिसको लेकर के, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम ऊर्जा लेकर के, जो मैं बोल रहा हूं आपको, वो लेकर के जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वो जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा किसी भी रिएक्टेंट की थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट तभी बनता है जब उसके पास क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी हो। आइए बेटा इसको ग्राफिकल रूप में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम इसमें। तो देखिए बेटा ये एक ग्राफ में बनाने जा रहा हूं। इस ग्राफ में ये वाले साइड वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है एनर्जी, यहां पर हमारे पास होता है रिएक्टेंट और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसको हम कहते हैं क्या, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस हमारी रिएक्शन इस साइड को होगी, एनर्जी हमारी इनपुट बढ़ती हुई एनर्जी होगी। अब देखिए बेटा सबसे पहली बात मैंने कल आपको बताया था जब हम टेम्परेचर पढ़ रहे थे या ऊर्जा बैरियर पढ़ रहे थे, तो कि उसमें हर एक रिएक्टेंट के पास, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए उसके पास एक ऊर्जा बैरियर होता है। क्या होता है उसके पास, एक ऊर्जा बैरियर होता है। ये जो ऑब्स्टिकल, जिसे आप समझ लीजिए, ये जो ऊर्जा बैरियर है उसको हमने क्या कहा था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब पूर्ण होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया की एक अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, और कोई भी रिएक्टेंट तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जब वो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करेगा, यानी इस ऑब्स्टिकल को क्या करेगा, पार करेगा। अब देखिए बेटा हमारे पास माना यहां पर एक रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट ने इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करना है और उसको किस में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो देखिए कोई भी अभिक्रिया होती है या कोई भी अभिकारक होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसका अपना एक मास होता है। तो मास होने के साथ साथ जाहिर सी बात है उसके पास अपनी एनर्जी होती है। तो अक्सर हम ऊर्जा को कैसे लेते हैं, रूम टेम्परेचर में। हम मानते हैं कि रूम टेम्परेचर में प्रत्येक पदार्थ के पास अपनी कोई ना कोई ऊर्जा होती है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे भी कि कोई रिएक्टेंट है जिसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, उस रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ तो एनर्जी है। माना हमने उससे मान लिया कि वो रूम टेम्परेचर में उसके पास इतनी अपनी स्वयं की कोई ऊर्जा है। ये जो पोजीशन है यहाँ पे मैंने आर यानी रिएक्टेंट लिख दिया। अब इस रिएक्टेंट की इस ऊर्जा को अगर डॉटेड लाइन में मैं बढ़ाऊं तो ये इस रिएक्टेंट के पास इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करने से पहले अगर उसकी ऊर्जा दिखाएं तो इस ऑब्स्टिकल में इस रिएक्टेंट के पास मात्र इतनी ऊर्जा है, और इस रिएक्टेंट को इस बैरियर को पार करना है, इस ऊर्जा बैरियर को पार करना है, तब जाकर के वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अब इस रिएक्टेंट के पास तो एनर्जी अपनी इतनी है, ऑब्स्टिकल इसका इतना बड़ा है, तो ये कैसे प्रोडक्ट में जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर से इसको हीटअप करेंगे, अभिक्रिया को बाहर से क्या देंगे, हम ऊर्जा देंगे। जैसे ही हम इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट को बाहर से हीटअप करेंगे तो ये रिएक्टेंट एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेकर के ये रिएक्टेंट यहां से थ्रेशोल्ड एनर्जी की बैरियर पे पहुंच जाएगा। पॉइंट इसके लिए इसकी अपनी स्वयं की ऊर्जा थी, इस स्वयं की ऊर्जा से ये इस ऑब्स्टिकल को पार नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या किया, ऑब्स्टिकल क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसको तो जिसके पास ये एनर्जी होगी वही क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमने इसको बाहर से हीटअप किया। जैसे ही हमने इस रिएक्टेंट को हीटअप किया, इस रिएक्टेंट ने
एनर्जी ली, और ये ऑब्स्टिकल जो हमने कहा था जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में जान रहे हैं, ये जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, HOLD, होल्ड एनर्जी। देन इस ऑब्स्टिकल को इसने पार किया अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऑब्स्टिकल को, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। देख रहे बेटा, इसके पास इतनी ऊर्जा थी, इसको हमने हीटअप किया, इसने ऑब्स्टिकल को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को पार किया जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की न्यूनतम ऊर्जा है, और किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। अब ध्यान दीजिए, ये जो एनर्जी थी यहां से लेकर के और उसकी स्वयं की जो ऊर्जा थी, ये जो एनर्जी इसने प्राप्त करी, इसको हम EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन। यानी जो ऊर्जा रिएक्टेंट को हमने दी क्या करने के लिए, ऑब्स्टिकल यानी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर था उसको पार करने के लिए जितनी ऊर्जा रिएक्टेंट ने प्राप्त करी, वो क्या कहलाती है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और दूसरी बात, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होती है, कम होती है। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, यहां से लेके यहां तक, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यहां से लेके यहां तक। यानी हमेशा अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम ऊर्जा प्राप्त करके कोई रिएक्टेंट जब उस बैरियर को पार करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम एक्टिवेशन ऊर्जा कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए बेटा, ये तो था हमारे पास, ये वाली जगह कौन सी है हमारे पास, यहां से लेके यहां तक किसकी ऊर्जा हमारे पास, रिएक्टेंट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। और देखिए यहां हमारा प्रोडक्ट बना, क्या बना यहाँ पे, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कहां से कहां तक हो गई, इतना जो बैरियर है हमारे पास इस थ्रेशोल्ड एनर्जी की, ये हमारा क्या कहलाएगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये वाली जगह क्या कहलाएगी हमारी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, अब दूसरी बात, जब भी बेटा हमने माना इसको हीटअप किया तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की प्रोसेस क्या होती है कि पुराने बंधों का टूटना, ब्रेक होना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन। हुआ क्या, जब हमने इसको ऊर्जा दी तब इसके पुराने बॉन्ड टूटे, लेकिन नए बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ में इसमें प्रोडक्ट बना। लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं जैसे जैसे अभिक्रिया पूर्ण होती है तो ये प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस में कुछ ऊर्जा रिलीज करती है। अभिक्रिया में प्रोडक्ट बनने के साथ में क्या हुआ, कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, यानी बॉन्ड जब बनते हैं, जुड़ते हैं, तो उसमें भी ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। मान लीजिए कि हमने जब इसको हीटअप करने के लिए एनर्जी दी तो ये लगभग 40 जूल थी। फॉर टाइम बिंग हमने कितनी ऊर्जा दे दी इसको, 40 जूल। इसको इस बैरियर को पार करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, 40 जूल की आवश्यकता थी। लेकिन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसने कुछ एनर्जी रिलीज करी। यहाँ पे ये एनर्जी उसने लगभग कितनी रिलीज करी, माना 10 जूल रिलीज करी। कितनी जूल एनर्जी रिलीज करी, 10। प्रोडक्ट बनने के साथ इसको ऐसे समझे कि हम चाय बना रहे हैं, टी बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं, हमने उसमें चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला और उसे हीटअप किया। जैसे हमने एनर्जी बढ़ाई, चाय बॉइल्ड हुई, बॉइल्ड होकर के इस लेवल तक पहुंची, और इस लेवल से पहुंचने के बाद जैसे जैसे चाय बनना कंप्लीट होगा, वो बॉइल्ड जो हुआ कंडीशन होगी, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है, और क्या बनने लगता है, प्रोडक्ट। ऐसे में भी हमको क्या होती है, कुछ मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। तो माना इधर से हमने इसको 40 जूल एनर्जी दी, और ये रिलीज कितनी कर रहा है, 10 जूल। रिलीज कितनी कर रहा है, 10 जूल। माने इस 10 जूल को फिर से हम यहाँ दूसरे रिएक्टेंट के लिए यूज करेंगे, तो अलग से फिर हमें दूसरे रिएक्टेंट को कितना देना पड़ेगा, 30 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी इस बैरियर को पार करने के, क्योंकि कंप्लीट कितनी चाहिए उसको, 40 जूल चाहिए। तो यहाँ पे रिलीज हो रही है एनर्जी। अब देखिए दूसरी बात, देखिए बेटा, प्रोडक्ट की जो ऊर्जा है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की ऊर्जा के मुकाबले प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा डेल्टा एच, जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी, जिसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी हमारी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब देखिए जहां डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं हम, यानी ये रिएक्शन कौन सी हो रही है हमारी, एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। पॉइंट इज क्लियर। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आई क्योंकि कुछ ऊर्जा यहाँ पे रिलीज भी हो रही है, लेकिन देखिए कैसे आई पॉजिटिव, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एंथैल्पी चेंज क्या होता है बेटा। एंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा एच इक्वल टू, थर्मोडायनेमिक में हमने पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट।
प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी से जब हम रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव डेल्टा एच की वैल्यू होती है किनकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। किसकी होती है पॉजिटिव डेल्टा एच वैल्यू, एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी में जहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है वो कौन सी रिएक्शन कहला रही है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। इसी के आधार पर बेटा एक ग्राफ हम और प्लॉट करेंगे और वो जो दूसरे ग्राफ हम प्लॉट करेंगे देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए किस प्रकार से ग्राफ बनता है। ना बेटा एक और ग्राफ है हमारे पास, पहले वाला ग्राफ हमने एंडोथर्मिक के बनाया, दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूं। देखिए फिर से हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये इस रिएक्टेंट को जब हम बाहर से ऊर्जा देते हैं तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला जो ऊर्जा बैरियर है उसको क्या कर लेता है, क्रॉस करता है। लेकिन अब की बार आप देखिए ग्राफ का स्लोप देखिए, इस रिएक्टेंट ने ऊर्जा ली, ऊर्जा लेने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं ऐसी इस वाली कंडीशन में प्रोडक्ट का जो ये ग्राफ है ज्यादा डाउन आया है। और दूसरी बात इसकी ये जो ऊर्जा है ये क्या है, ईपीएफ। अब देखिए बेटा होता क्या है, माना अब दूसरी कंडीशन में हमने माना इस रिएक्टेंट को फिर से क्या दी, 40 जूल एनर्जी दी। कितनी जूल एनर्जी दी आपने यहाँ पे, 40 जूल एनर्जी दी। लेकिन जब आपने 40 जूल एनर्जी दी, इसने जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर पार किया, इसके बाद इसने कुछ ऊर्जा रिलीज करी। देखिए ये जो बॉन्ड बनने में क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा रिलीज होगी। अब यहाँ पे जो एनर्जी इसने रिलीज करी, माना इसने 50 जूल रिलीज कर दी। कितनी जूल कर दी, 50 जूल। ऊर्जा कितनी मिल गई आपको यहाँ पे, 50 जूल। अब देखिए 40 जूल आपने दी, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, यानी कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजनों की संख्या ज्यादा हुई, इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बना। और आप देखिए यहां पर इसने 50 जूल एनर्जी लॉस करी, क्या करी, रिलीज करी। अब माने यहां पे से हम फिर से अगर इस एनर्जी का इस्तेमाल कर लें तो दोबारा से इस रिएक्टेंट को केवल कितनी एनर्जी चाहिए, 40 जूल की। 50 जूल रिलीज हो रही है, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम दूसरे रिएक्टेंट को फिर से थ्रेशोल्ड एनर्जी में उपयोग कर लेंगे। तो देखिए फिर भी हमारे पास कितनी बच जाती है, 10 जूल एक्स्ट्रा बचती है। तो देखिए ये इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें रिलीज जो एनर्जी है उसका अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है, और प्रोडक्ट की जो ऊर्जा है, आप देखिए प्रोडक्ट की अपनी जो एनर्जी है वो किससे कम है, रिएक्टेंट की ऊर्जा से कम है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस डॉटेड लाइन को इस साइड लेके आऊं तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट की एनर्जी है यहां पर अब रिएक्टेंट से क्या है, कम है। तो इट मींस क्या हुआ, अब हमारे पास एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। क्यों आई निगेटिव, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि एंथैल्पी इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो एंथैल्पी क्या हो गई, निगेटिव। और जिन अभिक्रियाओं में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है उनको हम एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम एक्टिवेशन एनर्जी का प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो आपने देखा प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा थी और प्रोडक्ट यहीं से ग्राफ का स्लोप जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने एक्सोथर्मिक की बात करी तो ये ग्राफ का स्लोप ज्यादा बड़ा हुआ और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो गई। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया पूर्ण होने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित करती है। क्या करती हैं, ऊर्जा भी उत्सर्जित करती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, और इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम इस रूप में जानते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को पार करने में जितसे कम, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम जितनी ऊर्जा हम देते हैं जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, उस ऊर्जा को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका, इसको जरूर रीड आउट करें। अब रेट लॉ पर टेम्परेचर के डिपेंडेंस ऑफ द टेम्परेचर इन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आर्नियस ने एक इक्वेशन दिया। आर्नियस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको समझाने के लिए कि ताप पर किस प्रकार से रेट यानी बेक लॉ आपका क्या करता है, निर्भर करता है उस एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट करते हुए आर्नियस ने एक इक्वेशन दी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कई बार एक नंबर में सिर्फ इतना ही आ जाता है कि आर्नियस इक्वेशन लिखी है, रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आता ही है। देखिए उन्होंने रेट के साथ में क्या इक्वेशन दी, K इजिकल टू A E रेज टू द पावर EA अपॉन RT। दिस इज द आर्नियस इक्वेशन, हमें याद करनी है। K क्या है इसमें, रेट कांस्टेंट, A क्या है, आर्नियस कांस्टेंट।
एक्सपोंटेनियस कांस्टेंट भी जिसे हम कहते हैं, दिस इज द आर्नियस कांस्टेंट। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। आर्नियस ने एक इक्वेशन दी रेट के साथ में कि टेम्परेचर के साथ में रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है जब टेम्परेचर 1/T के रूप में हमारे पास होगा और एक्टिव एनर्जी होगी। उनका जो ये ए है ये आर्नियस इक्वेशन है। अब देखिए आर्नियस ने अपनी इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन दिया, इसके साथ में क्या रिलेशन निकाला आर्नियस ने, देखिए इसको हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन कैसी होगी, हमारे पास है रिएक्शन के इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। देखिए बेटा इस पूरी इक्वेशन पर नेचुरल लॉग लगाएंगे। नेचुरल लॉग हम किसको कहते हैं, एल एन को कहते हैं। देखिए हमने एल एन लिया, एल एन के इक्वल टू एल एन ए और प्लस एल एन ई रेज टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए हमने इस पूरी इक्वेशन पे एल एन लगाया। देखिए बेटा एल एन यहां पर क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। यदि हम लॉग लगाते हैं तो लॉग ए इंटू लॉग ए बी, लॉग ए बी इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। देखिए यहां पर हमने क्या किया, ए प्लस लॉग बी अप्लाई किया, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा ना। अब क्या हुआ, यहां पर इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एल एन के इक्वल टू एल एन ए और माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब आप कहेंगे ये एल एन कहां गया, प्लस है। तो देखिए अगेन नेचुरल लॉग बेस ई की वैल्यू 1 होती है, नेचुरल लॉग बेस ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस एक्टिव मास ए अपॉन आर टी। अब देखिए बेटा ये इक्वेशन हमको प्राप्त हुई है। अब देखिए यदि समय t1 हो और किसी समय t1 पर बेक कांस्टेंट क्या हो, k1 हो, और t2 पर अगर बेक कांस्टेंट क्या हो, t2 हो, तो तब हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। देखिए k1 के लिए कैसे लिखेंगे, एल एन k1 इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, इक्वेशन नंबर 1। एल एन के टू के लिए कैसे लिखेंगे, एल एन के टू इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, इक्वेशन नंबर 2। K1 के लिए T1, K2 के लिए T2। अब इसमें इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, एल एन के टू माइनस एल एन के वन इक्वल टू हो गया हमारा एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी 2, एंड यहां पे हमारा हो गया माइनस का साइन एंड ब्रैकेट में एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी 1। क्लियर बेटा, यहां पर ये K2 की वैल्यू, ये K1 की वैल्यू ब्रैकेट में चलेगी। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखें इसी को हम लिख सकते हैं यहां पर, ये देखिए बेटा यहीं पे इसको कैंसिल कर देते हैं। ये एल एन ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव में आ गया, एक धन एक ऋण में है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, देखिए अब हम ये जो एल एन के टू माइनस एल एन के वन में फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग ए अपॉन बी। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पे ये हो गया हमारा लॉग यानी एल एन के टू अपॉन के वन, इक्वल टू हो गया हमारा, प्लस आ जाएगा हमारा यहां पर ई ए अपॉन आर, ई ए अपॉन आर को हम कॉमा ले लेंगे इनमें। देखे ई ए अपॉन आर T1 और T2 है, कॉमा ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर, देखिए बेटा जैसे हमने ई अपॉन आर को कॉमा लिया तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि K2 अपॉन K1 हुआ तो उल्टी हो गई। अब हम T1 पहले ले लेंगे, T2 को हम क्या ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, T1 माइनस T2। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखें
इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लॉग अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? ln नेचुरल लॉग की जगह लॉग लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये लॉग K2 अपॉन K1 इजिकल टू EA अपॉन, जब हम नेचुरल लॉग को हटाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमारी? 2.303 R एंड ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर? मेन इक्वेशन वैसे यही है हमारी, लेकिन यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा? लॉग K2 अपॉन K1 इजिकल टू EA 2.303 R, क्या हो जाएगा हमारा? T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। दिस इज द इक्वेशन। ये हमारे आर्नियस इक्वेशन हमने जो लगाई है वो ये है। देखिए, आर्नियस ने टेम्परेचर के ऊपर एक इक्वेशन दी एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में रिलेट करके, K इक्वल टू ए अपॉन आर टी। देखिए, हमने इस पे लॉग लगाया, ln की वैल्यू 1 होती है, हमने इसे 1 कर लिया। अगर हमने माना कि कोई समय t1 है, उस पे k1 हो जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट, और t2 पे k2 हो जाएगा। हमने k1 के लिए t1 निकाला, k2 के लिए t2 निकाला, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया। माइनस करने पे हमने देखा ln a कैंसिल हो गया। अब क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b, तो हमने log ln k2 अपॉन k1 लिया। k1 लेने पे ये पॉजिटिव हो गया और t1 माइनस t2 हो गया। नाउ यहाँ पे हमने ln नेचुरल लॉग को log से रिप्लेस किया। नेचुरल लॉग को जब log से रिप्लेस करते हैं तो 2.303 log आता है। तो हमने log k2 अपॉन k1 इक्वल टू EA 2.303 R लिया, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मेन वैसे इक्वेशन हमारी यही है, लेकिन अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा? log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये है आर्नियस की फाइनल इक्वेशन। आपके पास इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, आपको कई बार T1 दिया होता है, T2 दिया होता है, K2 दिया होता है, K1 दिया होता है, आपसे कहा जाता है कि आप क्या निकालें? EA निकालें। लेकिन यहाँ पे R है, देखिए बेटा R है, और क्योंकि टेम्परेचर है तो हमेशा R की वैल्यू इसमें हम जूल में लेंगे। तो जूल में क्या होती है हमारी? R की वैल्यू जूल में होती है 8.13 जूल के रूप में लेंगे आप। जब भी आप वैल्यू लेंगे R की, किस रूप में लेंगे? R इज इक्वल टू 8.13 जूल। तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और देखिए, इस तरीके से हम EA निकाल सकते हैं। अगर हमें EA दिया है, T1 T2 दिया है, K1 दिया है, तो K2 को निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का उपयोग करके हम आसानी से रेट का कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ में रिलेशन को ज्ञात कर सकते हैं कि वाकई में क्या टेम्परेचर को दुगना करने पर रेट 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस करने पर क्या रेट दुगना होता है। तो ये आर्नियस ने इक्वेशन को क्लियर किया। आप इसे नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से इसको आप नोट करेंगे। और इसी तरीके से आपके एग्जाम में आता है आर्नियस इक्वेशन, कभी कभी उस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ये जरूर याद आपको रखना है। थैंक यू वेरी मच।